हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूसीआई डिजिटल यूपी एग्जाम्स की विजय भव सीरीज में। यहाँ पर पेट की क्लासेस चल रही हैं और ये आपका पेट का शेड्यूल है जो आप आराम से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। किस टाइम कौन सी वीडियो आती है उसे आप वहाँ पर जा करके वॉच कर सकते हैं। और आगे चलेंगे, ये हमारे कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। यूसीआई डिजिटल नाम का एक चैनल है जो आप हमें वहाँ पर ज्वाइन करेंगे और वहाँ से आपको बहुत सारा फ्री स्टडी मटेरियल मिलेगा। यहाँ पर आपको सोशल मीडिया में एक इंस्टाग्राम अकाउंट मिलेगा जो हमारा क्या है, वहाँ पर आप अपने पर्सनल क्वेरीज अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो वो हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं। और ये हमारा फेसबुक अकाउंट है, तो डेली डे टू डे की अपडेट्स के लिए आप हमारे फेसबुक अकाउंट से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर हमारे दो ऐप्स दिए गए हैं और ये ऐप्स आपको आसानी से गूगल प्ले पे मिल जाएंगे, प्ले स्टोर पे, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। रेविंग्स लर्निंग कैंपस एंड काबिल, तो ये दोनों में से कोई एक आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर हमारी चीज़ें, हमारी क्लासेस आपको पसंद आती हैं तो आप हमारे कोर्सेज भी परचेज़ कर सकते हैं और फ्री क्विजेज़ भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। ये हमारा एक लूसेंट का कोर्स है जो बहुत ही अच्छे से बिक रहा है प्रेजेंट टाइम में भी। और यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ 199 रुपीज़ पर सब्जेक्ट में है, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट भी बताया गया है और एक्सरसाइज भी कराई गई है। और डाउट क्लियरिंग के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, आपका डाउट सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए छोटी मोटी सी बातें थी, अपडेट्स थी जो आपको याद रखना है। चलेंगे आपके टॉपिक पर। तो टॉपिक चल रहा था इंडियन पार्लियामेंट, और ये इंडियन पार्लियामेंट का सेकंड पार्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपके सिलेबस में साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है इंडियन पार्लियामेंट से क्वेश्चंस आने हैं। और तो आज हम यहाँ पर इसका एक पार्ट देख चुके हैं, आज हम सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की बैठक कौन बुलाता है? सबसे पहले आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम कराया था कि जब हम बात करेंगे दोनों सदनों की बैठक यानी कि ज्वाइंट सिटिंग की, तो ज्वाइंट सिटिंग कब कब हो सकती है, कब कब नहीं हो सकती। अगर हम नहीं होने की बात करें तो आपको याद रखना है कि कभी भी संविधान संशोधन बिल है अगर, तो उस पर ज्वाइंट सिटिंग कभी नहीं होगी, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगर कोई मनी बिल है, फिनांस बिल है, तो उस पर ज्वाइंट सिटिंग कभी नहीं होगी। तो ये 2-3 बातें आपको याद रखनी है। यहाँ पर कोई साधारण बिल है अगर, यानी कि ऑर्डिनरी बिल है, साधारण विधेयक है, तो ज्वाइंट सिटिंग हो सकती है। अब पूछा जा रहा है कि बुलाता कौन है ज्वाइंट सिटिंग। 2 क्वेश्चन आते हैं, कौन बुलाता है ज्वाइंट सिटिंग और कौन उसको एज अ अध्यक्ष कंटिन्यू करता है या फिर डील करता है उस पर्टिकुलर डे को। तो यहाँ पर आपके राष्ट्रपति जो है सही आंसर हो जाएगा। जब क्वेश्चन पूछा जाए कौन बुलाता है तो राष्ट्रपति बुलाते हैं, ठीक है। और कौन उसको डील करता है या उसमें अध्यक्ष कौन होता है, तो आपके लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? सेम क्वेश्चन है। संसद के शुरू होने पर, लोकसभा राज्यसभा में मतभेद होने पर, राष्ट्रपति जब बुलाए तब हो जाएगी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? लोकसभा और राज्यसभा में जब मतभेद होता है, कोई बिल है जो लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने पास नहीं किया, जो राज्यसभा ने पास कर दिया है बट लोकसभा में अटका हुआ है, तब ये कहा जाता है कि हम ज्वाइंट सिटिंग कर लेते हैं, देखते हैं क्या इश्यूज है, मिल करके बैठ करके बात कर लेंगे। और वो भी बिल मनी बिल नहीं होना चाहिए, फिनांस बिल नहीं होना चाहिए, साथ में आपका कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल नहीं होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ सिंपल जो विधेयक होता है उसमें आ सकता है। फिर संसद के दोनों सदनों के साथ बैठने पर निम्न होता है, क्या होता है? भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है या फिर संविधान संशोधन बिल को स्वीकार किया जाता है। देखो, साथ बैठने यानी कि ज्वाइंट सिटिंग की बात हो रही है कि ज्वाइंट सिटिंग होती है तो क्या उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? बिल्कुल नहीं। संविधान संशोधन बिल पे तो ज्वाइंट सिटिंग होती ही नहीं है। एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत ना हो उस पर विचार करना और पास होना, ये होता है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव। तो आंसर आपका सी हो जाएगा कि अगर दोनों सदनों में मतभेद है, नहीं बन रही है, तो फिर उनको बुलाया जाएगा, एक साथ ही आओ बैठे मिल करके बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा? 4 ऑप्शंस दिए हैं आपके पास, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, संसद का संयुक्त सत्र या फिर उच्चतम न्यायालय। तो यहाँ पर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन सेम है, आंसर भी वही है, बस पूछने का तरीका अलग है। अगला सवाल देख लेते हैं। स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक हुई है? कितनी बार ये अधिवेशन बुलाए गए हैं? तो अभी तक सिर्फ और सिर्फ 3 बार हुए हैं ये। एक बार दहेज प्रथा में के लिए हुआ है, एक बार यूएपीए बिल के लिए हुआ है और एक और बार हुआ है। तो एक और तीसरा कौन सा है वो आपको बताना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, अभी तक सिर्फ और सिर्फ 3 बार संयुक्त बैठक हुई है। अगला सवाल है, क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर आपका कभी नहीं हो जाएगा, क्योंकि संयुक्त अधिवेशन जो है वो अगर लगता भी है तो मैंने आपको बताया लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही उसकी अध्यक्षता की जाती है, ठीक है, ना तो कभी राष्ट्रपति बुलाता है। क्वेश्चन 2 आएंगे कि कौन बुलाता है संयुक्त अधिवेशन, तो राष्ट्रपति हो जाएगा। कौन उसकी अध्यक्षता करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष हो जाएगा। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति उसकी अध्यक्षता नहीं करते हैं। अगला सवाल है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो कौन करता है? आपके लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। याद रखना ये बात कि लोकसभा के अध्यक्ष इज द राइट आंसर फॉर ज्वाइंट सिटिंग। अगला सवाल है, संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? क्वेश्चन अलग अलग है। संबोधित कौन करेगा? राष्ट्रपति। बुलाएगा कौन? राष्ट्रपति। तो कुछ बात एक ही है, संबोधित करना या बुलाना दोनों एक ही बात है, राष्ट्रपति आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, संयुक्त बैठक किस लिए आयोजित की जाती है? तो भैया बहुत देख चुके हैं तब से कि उस विधेयक पर विचार करने के लिए या पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। अगला सवाल, संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक कौन से पारित होते हैं? विधेयक पारित होता है कैसे? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। दोनों सदनों के कुल सदस्यों का सामान्य बहुमत, यानी कि मान लो 50 इसके हैं और 100 लोकसभा के हैं, तो 150 का जो अगर हम मैक्सिमम नंबर निकाले तो 76 आएगा ना, आधे से एक ज़्यादा। तो क्या ऐसे करके, या फिर दोनों सदनों के कुल सदस्यों के 2/3 यानी कि 150 का अगर हम 2/3 निकाल दें, ये यानी कि 100 लोग, या फिर दोनों सदनों की कुल उपस्थिति का मतदाता सदस्यों का सामान्य बहुमत, जितने लोग वोट कर रहे हैं, कर रहे हैं उस चीज़ के लिए, उनका सामान्य बहुमत, या फिर दोनों सदनों के कुल उपस्थिति तथा मतदाता सदस्यों के 2/3 का बहुमत। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दोनों सदनों के कुल उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों का सामान्य बहुमत। समझ रहे हो? जो उपस्थित है यानी कि सपोज आए तो 100 लोग हैं लोकसभा से, लेकिन वोट कितने लोग डाल रहे हैं? सिर्फ 80 लोग वोट डाल रहे हैं, तो इस 80 का सामान्य बहुमत, ठीक है। ये तो हमने लोकसभा की बात कर ली। ऐसे ही राज्यसभा से आए तो हैं 70 लोग, लेकिन वोटिंग केवल 40 लोग कर रहे हैं, तो हम इन 70 को नहीं गिनेंगे, हम 40 को गिनेंगे, ठीक है। अब ये 80 और 40 कितना होगा? 120 हो गया। तो इसका सामान्य बहुमत क्या हो जाएगा? 61, क्योंकि हाफ होता है 60 और सामान्य बहुमत एक ज़्यादा लिया जाता है उसमें, तो 61 हो जाएगा। यानी कि दोनों सदनों के कुल सदस्यों का जो उपस्थित है प्लस मतदान कर रहे हैं उनके कुल वोट का क्या हो जाएगा? 50% + 1, ठीक। तो याद रखिएगा ये चीज़, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में लोकसभा की इच्छानुसार पारित होता है, राज्यसभा की इच्छानुसार पारित होता है, या फिर संयुक्त अधिवेशन में फैसला लिया जाता है, या फिर प्रस्ताव गिर जाएगा। क्वेश्चन किसके रिगार्डिंग है? संविधान संशोधन प्रस्ताव। तो संयुक्त अधिवेशन तो होता नहीं है इसका, तो सी तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब लोकसभा की इच्छा अनुसार या राज्यसभा की इच्छा अनुसार यह प्रस्ताव गिर जाएगा, तो भैया प्रस्ताव गिर जाएगा। संविधान संशोधन बिल जब भी आता है तो दोनों को बराबर महत्व दिया जाता है। जब लोकसभा के लोग भी मानेंगे, राज्यसभा के लोग भी मानेंगे, तभी वो बिल पास होगा, तभी संविधान में कोई चेंजेस किए जाएंगे, अदरवाइज नहीं किए जाएंगे। संसद की कार्यवाही सूची प्रथम विषय होता है। कार्यवाही सूची में प्रथम विषय क्या होता है? शून्यकाल, प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव या फिर स्थगन प्रस्ताव। राइट आंसर आपका प्रश्नकाल हो जाएगा। पहला जब दिन शुरू होता है तो क्वेश्चन आवर से शुरू होता है, ठीक है। क्वेश्चन आवर से शुरू होता है कि जो भी आपके जो मंत्रीगण हैं उनसे आप, या फिर जो मंत्री नहीं हैं यानी प्राइवेट मेंबर्स क्या करते हैं, जो मंत्री हैं उनसे सवाल पूछते हैं, उन्होंने जो फैसला लिया है, जो स्कीम निकाली है,
है या जो उन्होंने काम करवाया है उसमें कोई फ्लॉज हैं, तो उसके रिगार्डिंग वो सवाल पूछते हैं और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, जवाबदेह सरकार कहा जाता है, या फिर ये क्या है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? तो शून्यकाल जो है वो भारत का ओरिजिन है, याद रखिएगा, शून्यकाल भारत की देन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ना तो कटौती प्रस्ताव ये सब कुछ नहीं, बस ये याद रखिएगा शून्यकाल जो है वो भारत की देन है। इसमें कोई इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है वो उठा दिया जाता है। अगला सवाल, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए कब तक अनुपस्थित रहता है? कम से कम 60 दिन। अगर वो 2 महीने बिना बताए ना आए, सपोज वो बीमार है, उसके घर में शादी है, उसका ऑपरेशन हुआ है, उसकी वाइफ बीमार है, बच्चा बीमार हो गया, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, और अगर उसने बता दिया है देन फाइन। अगर उसने बताया नहीं है, इन्फॉर्म नहीं किया है, और कितनी भी बड़ी कि उनके पिताजी को कैंसर हो गया था, इसके लिए वो बाहर थे, चाहे जितनी भी बड़ी समस्या, अगर इन्फॉर्म नहीं किया है तो फिर आपकी सदस्यता जो है वो खत्म हो जाएगी। 60 दिन होते हैं इसके लिए, याद रखिएगा ये चीज़। अगला सवाल, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, 2 बार। ठीक है, 2 बार कम से कम होना चाहिए, और दोनों बैठकों के बीच में जो अंतराल हो सकता है वो 6 मंथ का अंतराल हो सकता है, उससे ज़्यादा का नहीं हो सकता। कॉमन सेंस। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक संविधान संशोधन विधेयक पर, वित्त विधेयक पर, साधारण, या फिर भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचन। अभी मैंने बताया इन दोनों पे तो हो ही नहीं सकती, इस पे भी नहीं होती। राइट आंसर सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा? साधारण विधेयक पर। अगला सवाल है, भारत के संविधान में से क्या कथित है? पहला कह रहा है राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, ना तो राष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य होता है, ना राज्यसभा का। दूसरा कह रहा है संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, निम्न कूट में से कौन सा सही है? तो बिल्कुल सही है कि आपका जो सेकेंड ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है कि जो संसद है उसमें 3 लोग होते हैं। कौन कौन? राज्यसभा होती है, लोकसभा होती है और प्रेसिडेंट होते हैं, तब हम इस पूरे स्ट्रक्चर को संसद कहते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है, तो फर्स्ट जो है आपका गलत हो जाएगा। वो हो सकता है सदस्य, लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद उसको त्यागना पड़ेगा वो जो भी प्लेस उसने लिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्न विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? और वो होता है आपका संविधान संशोधन विधेयक। इसमें कोई संयुक्त बैठक काम नहीं करती, कुछ नहीं। अगर आपको संविधान में संशोधन कराना है, लोकसभा के लोग अलग बहुमत से उसको पास करेंगे और राज्यसभा के लोग अलग बहुमत से पास करेंगे। जब दोनों सभा बहुमत से पास कर देगी उसके बाद ही क्या होगा, उस संविधान में अमेंडमेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो सांसदों के वेतन का निर्णय आपका संसद करती है। कौन करता है? संसद। पार्लियामेंट द्वारा डिसाइड किया जाता है किस एमपी को कितना पैसा मिलेगा। ठीक है, अगला सवाल, कोरम क्या होता है? क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ ये भी पूछ देता है कोरम क्या होता है। तो कोरम वो है कि किसी भी दैनिक कार्यवाही को पार्लियामेंट में शुरू करने के लिए मिनिमम कितने लोग उपस्थित होने चाहिए। मिनिमम जो नंबर ऑफ पीपल हैं या फिर नंबर ऑफ एमपीज़ हैं जो प्रेजेंट होने चाहिए इन दैट पर्टिकुलर हाउस, उसको हम कोरम कहते हैं, और वो होता है 1/10। कितना होता है? 1/10 पार्ट ऑफ द टोटल मेंबर्स। यानी कि मान लो अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे पास 400 मेंबर्स हैं लोकसभा में, या फिर 450 हैं, और इसका अगर हम 10 निकालें 45 मेंबर उपस्थित होंगे, तब तो उस दिन की कार्यवाही की जाएगी, बातचीत आगे बढ़ाई जाएगी, अदरवाइज कोई भी कार्यवाही नहीं होगी। अगला सवाल, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? संसदीय प्रणाली, अनुक्रियाशील, उत्तरदायी, संघीय या राष्ट्रपति? तो ये तो है नहीं, ठीक है, उत्तरदायी या फिर आपका संघीय हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना कि संसदीय प्रणाली को हम संघीय प्रणाली भी कहते हैं। संसदीय प्रणाली क्या है? जहाँ पर संसद है, पार्लियामेंट है, ठीक है, वही हमारी संघीय प्रणाली भी है, यानी कि वहाँ पर फेडरल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। अगला सवाल है, भारतीय राजनीति व्यवस्था में कार्यपालिका डैश के अधीन रहकर कार्य करती है। तो कार्यपालिका किसके अधीन होती है? न्यायपालिका के। ठीक है, कार्यपालिका जो है वो न्यायपालिका के अधीन रह करके कार्य करती है। अगला सवाल है कि संविधान में लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद यानी कि हंग पार्लियामेंट का गठन कब हुआ था? 1989 में हुआ था। और ये जो आप ईयर वाले क्वेश्चंस होते हैं बहुत
कम ही पूछे जाते हैं। अस्थाई संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? तो यह आपका 17 अप्रैल 1952 तक रही थी। और उसके बाद जो है आपका लोकसभा और राज्यसभा 2 बन गए थे सदन, और इलेक्शन हुए थे फर्स्ट टाइम 51 में। फिर भारत की पार्लियामेंट या संसद का उद्घाटन कब हुआ था? तो 1927 में, ठीक है। 1927 में हमारे कई सारे इस तरह के मोहल्ले मिंटो रिफॉर्म्स और ये सारे आए, और उसके बाद ही हमारे यहाँ क्या हुआ, इस तरह का संसद वाला प्रोग्राम शुरू हुआ। और तब से ही हमने जाना कि संसद इस तरह से चलती है, और हम इसी प्रोसेस के साथ बहुत कंफर्टेबल थे, इसलिए हमने इसी पूरे सिस्टम को अडॉप्ट किया इंस्टेड ऑफ एनी अदर सिस्टम जो भी वर्ल्ड में चल रहे हैं। तो आपको कैसा लगा ये सीरीज़, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।